हेलो माय क्यूटीज। आज मैं एबीओ डिजायर के साइड कपल शेन वेनलंग और गाओतू के नए पब्लिश्ड अतिरिक्त अध्याय द प्रपोजल को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये शेनगाओ की साइड स्टोरी के एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, सो एंजॉय। होप इट कैन हील आवर ब्रोकन हार्ट अ लिटिल बिट। गाओतू बहुत लंबे समय से किसी बड़े जमावड़े में शामिल नहीं हुआ था। एचएस ग्रुप के चेयरमैन के कार्यकारी सचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद उसे अब अंतहीन बिजनेस फंक्शनों में जाना नहीं पड़ता था। कंट्रीवी आने के बाद वह धीरे धीरे एकांत जीवन का आदी हो गया था। ऐसा जीवन जिसमें जटिल सामाजिक दायरे और कार्यक्रम नहीं थे। जब वह पहली बार कंट्रीवी पहुंचा था, उसकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। हालांकि उस ओमेगा ने जिसने उन्हें भागने में मदद की थी, ये सुनिश्चित किया था कि वे सुरक्षित पहुंचे और जाते जाते काफी मात्रा में पैसे भी छोड़ गया था। लेकिन गांव तू को कभी यह ठीक नहीं लगा कि वह किसी और की मेहरबानी पर ज्यादा निर्भर रहे। जैसे ही वह थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ, उसने पार्ट टाइम काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसका पहला काम ऑनलाइन अनुवाद का था। उसकी अंग्रेजी बेहतरीन थी, जर्मन मजबूत थी। वह कोरियन और जापानी में रोजमर्रा की बातचीत कर सकता था और फ्रेंच और स्पेनिश भी साधारण स्तर पर संभाल लेता था। एआई अनुवाद के व्यापक इस्तेमाल के बाद साधारण अनुवादकों को बाजार से बाहर कर दिया गया था। लेकिन गांव टू की बहुभाषी पृष्ठभूमि और बिजनेस अनुभव ने उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बेहद प्रतिस्पर्धी बना दिया था। कंट्री वी का ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स काफी अविकसित था। खाने पीने की चीजों को छोड़कर ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरतें आयात पर निर्भर थीं। जिस कंपनी ने उसे रखा था, वह होम गुड्स में विशेषज्ञ एक ब्रांड थी। शुरुआत में वह सिर्फ खरीद से जुड़ा अनुवाद संभालता था, लेकिन उसका प्रदर्शन इतना शानदार था कि उसे बहुत जल्दी पदोन्नति मिल गई। 3 साल बाद वह पहले ही ब्रांड डिवीजन का डिप्टी मैनेजर बन चुका था। उसकी सौंदर्य दृष्टि बहुत अच्छी थी। वह दबाव में भी बेहतरीन काम करता था और हर तरह के जटिल प्रशासनिक काम संभालने में माहिर था। उसका सीधा मैनेजर अक्सर आह भरकर कहता था कि वह किसी सर्वगुण संपन्न समस्या समाधान मशीन जैसा है। लेकिन गांव तो जानता था कि जिन कामों को लोग मुश्किल मानते हैं, वे कुछ भी नहीं थे। एचएस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव ऑफिस का कोई भी सीनियर सेक्रेटरी ये सब काम नींद में कर सकता था। दुनिया की सारी परेशानियों की तुलना में शेन वेनलांग हमेशा सबसे बड़ी समस्या रहा था, और 3 साल की दूरी के बाद वही विशाल समस्या फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई। जब उसने शेन वेनलांग को दोबारा देखा, तो पहली भावना डर थी। अनायास ही लेले को कसकर सीने से लगाते हुए उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। सारी तर्क शक्ति एक साथ ढह गई। बाद में जब शेन वेनलांग बार बार बिना थके उसका पीछा करता रहा, तो वह डर धीरे धीरे बेबसी और अनिश्चितता में बदल गया। और आखिरकार वह और लेले दोनों इस पड़ोसी के आदी हो गए, जो लेले को स्कूल छोड़ने के लिए सुबह सुबह फ्लाइट लेता था, जो अक्सर अपने घर लौटने से मना कर देता था, जो रुकने के लिए हर संभव बहाना बनाता था, और जो नियमित रूप से यह सुझाव देता था कि दोनों परिवारों को अब एक ही कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जब शेन वेनलांग ने यह 7वीं बार कहा, तो गांव तूने हल्की सी सांस ली। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। उसने असहज रूप से गंभीर और स्थिर चेहरे के साथ कहा, अगर हम पढ़ाई के लिए वापस देश जाते हैं, तो उसे घरेलू पंजीकरण चाहिए होगा। सिंगल पेरेंट्स भी तो बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। लेकिन फिर से ठुकराए जाने पर शेन वेनलांग साफ तौर पर चिढ़ गया। हालांकि उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने बस भौहें सिकोड़ ली, जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा, और जिद पर अड़ गया। मेरे पास स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अपार्टमेंट है। अगर बच्चा मकान मालिक से जैविक रूप से जुड़ा हो, तो दाखिला आसान होता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उन लेले को इंटरनेशनल स्कूल भेजना चाहते हो? गांव तूने अपनी किताब नीचे रखते हुए ईमानदारी से कहा, इसके अलावा मैंने अभी तय ही नहीं किया है कि मैं लेले को वापस पढ़ने भेजना चाहता भी हूं या नहीं। क्यों नहीं? शेन वेनलांग ने तुरंत विरोध किया। घर की शिक्षा बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं, तो हम कंट्री पी चले जाते हैं। गांव तूने फिर से आह भरी। शेन वेनलांग ने जल्दी से जोड़ा, या फिर कहीं भी जहां तुम चाहो। मैं लेले को सबसे अच्छी जिंदगी दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या अब तुम मुझसे कस्टडी के लिए लड़ रहे हो? कस्टडी?
उसे बच्चे की कस्टडी से क्या लेना देना? उसे तो बड़े की कस्टडी चाहिए थी। शेन वेनलांग लगभग बेहोश हो गया। दांत भींचकर उसने खुद को फूट पड़ने से रोका। कई गहरी सांसों के बाद उसने जबरन खुद को शांत और परिपक्व लहजे में ढाला। मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। मैं शादी नहीं करना चाहता। शेन वेनलांग का चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया, फिर एकदम भावश शून्य हो गया। वह सच में एक बड़े कुत्ते जैसा था। पसंदीदा ट्रीट न मिलने पर गुस्से से रोए खड़े। फिर भी यह दिखाने का नाटक कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव तो हंसने ही वाला था, लेकिन उसे लगा कि यह सही समय नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि अभी की जिंदगी ठीक है। तो फिर मैं क्या हूं? शेन वेनलांग ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। गांव तू, मैं तुम्हारे लिए आखिर हूं क्या? दुनिया का सबसे अच्छा पड़ोसी? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? उसकी झुंझलाहट बेबुनियाद आरोपों में बदल गई। क्या इसलिए कि तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो? अगर उसने इसे जारी रहने दिया तो शेन वैनलांग नाटकीय आत्मदया में डूब जाएगा और अंत में बेडरूम में लुढ़क कर दिलासा मांगने लगेगा। गांवतू को इससे निपटने का अनुभव था। उसने जल्दी से स्पष्ट किया, नहीं, मैं किसी और से शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूं। तो फिर क्यों? शेन वेनलांग ने दबाव डाला। अगर कोई और नहीं है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? गांव तू के पास कोई जवाब नहीं था। बाद में बात करेंगे। मुझे लेले की पेरेंट गैदरिंग में जाना है। बहुत लोग होंगे, देर नहीं हो सकती। पेरेंट गैदरिंग? कहाँ? कब? कौन कौन जा रहा है? सारे ओमेगा या बीटा भी हैं? अल्फा? वो मशीन गन की तरह सवाल दागने लगा। गांव तो समझ ही नहीं पाया कि पहले किसका जवाब दे। लेकिन शेन वैनलांग का भाव बेहद सच्चा था। उसकी बेचैनी, आवाज में छिपी असुरक्षा, आंखों में चमकता हल्का सा दर्द, इन सबके सामने दृढ़ रहना मुश्किल था। तर्क फिर से फिसल गया। खुद को रोकने से पहले ही गांव तू आगे झुका, उसके गाल पर चूमा और कहा, थोड़ा संभल कर रहना, परेशानी मत खड़ी करना। पेरेंट गैदरिंग एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट में थी। क्लास में 21 बच्चे थे, 27 अभिभावक आए थे। उन्होंने सिटी सेंटर के छोटे से रेस्टोरेंट को पूरी तरह बुक कर लिया था। नया साल पास था। दोपहर में सड़कें शांत थीं। बच्चे अभी स्कूल में थे। माता पिता आखिरकार आराम से बातें करने लगे। जल्दी ही किसी ने ड्रिंक्स का सुझाव दिया। तालियां बजीं। बियर और सोजू मंगाई गई और सब गर्म कोयले वाली ग्रिल के आसपास बच्चों की बातें करने लगे। एक ओमेगा महिला गांव टू की सहकर्मी निकली, पीआर डिपार्टमेंट में थी। उसका बच्चा लेले से 3 महीने बड़ा था। वह भी लगभग उसी समय कंपनी में आई थी, लेकिन उसका आरामदेह रवैया उसकी तरक्की को धीमा रखता था। फिर भी वह संतुष्ट थी और खुशी खुशी बताती रही कि फ्लेक्सिबल वर्क टाइम बच्चों के साथ जिंदगी कितनी आसान बना देता है। लेकिन मेरा अल्फा बहुत ज्यादा काम करता है। अकेले बच्चे की देखभाल करना थका देता है। बात शिकायतों की ओर मुड़ गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा बोल गई है और उसने गांव टू की ओर देखा। और तुम भी तो देर तक काम करते हो। लेले को कौन लेने जाता है? गांव टू को उम्मीद नहीं थी कि बात उसकी ओर मुड़ जाएगी। वह पल भर ठिठका, फिर धीरे से बोला, कभी कभी मेरा पड़ोसी मदद करता है। ओह, तुम्हारा पड़ोसी तो अच्छा लगता है। उसने बियर की एक चुस्की ली। मेरे नीचे रहने वाली आंटी रोज कहती हैं कि उन्हें दिल की बीमारी है और मेरे बच्चे के शोर की शिकायत करती रहती हैं। गांव तो इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था। उसने जूस पिया, लेकिन उसकी सहकर्मी ने टोक दिया, अरे, गैदरिंग है, थोड़ा पी लो। वह शराब नहीं चाहता था। जरा सी भी उसकी इच्छा शक्ति को नरम कर देती थी। और कोई खास पड़ोसी उसे बहाने ढूंढ ढूंढ कर फायदा उठाने में माहिर था। आखिरी बार उसने 2 साल पहले शेन वेनलांग के जन्मदिन पर पी थी। उस दिन उसने बेशर्मी से कहा था कि उसकी जन्मदिन की इच्छा है कि गांव तो उसके थाई टी पंच का एक घूंट ले, एक मासूम सा दिखने वाला कॉकटेल जिसकी बेस हाई प्रूफ जिन थी। पहले गांव तो अक्सर शेन वेनलांग के साथ बिजनेस डिनर में जाता था। उसकी सहन शक्ति ठीक ठाक थी, लेकिन शराब दो तरफा बहाना थी। उसी रात उसने शेन वैनलांग को पहली बार चूमने दिया था और उसकी गर्दन में बाहें डालकर उस चुंबन का जवाब भी दिया था। क्या हुआ? तुमने तो पिया भी नहीं। चेहरा इतना लाल क्यों है?
गांव तूने अपनी जेब छुपाने के लिए पोर्क बेली का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। मुझे बाद में कुछ काम है, तुम लोग एंजॉय करो। सहकर्मी ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और समूह में लौट गई। लंच खत्म होने पर माता पिता ने तय किया कि स्प्रिंग ब्रेक में बच्चों को हाइकिंग पर ले जाएंगे। एक ओमेगा पेरेंट जो हाल ही में तलाकशुदा था ने बताया कि हीट पीरियड्स के बाद अकेले सब संभालना कितना मुश्किल हो गया था। सबने उसे दिलासा दिया। ये यादें गांव तू के लिए दर्दनाक थीं, ऐसी यादें जिनकी उसके पास बहुतायत थी। वह और चुप हो गया। उसकी सहकर्मी ने यह नोटिस किया और बाद के हिस्से में उससे ज्यादा बातें करने लगी ताकि अजीबपन कम हो। ओ हाँ, गांव तू, तुम भी तो सिंगल पेरेंट हो, है ना? हाँ। तो क्या हुआ? 21वीं सदी है। किसने कहा कि ओमेगा बिना अल्फा के नहीं जी सकता? उसके बेफिक्र लहजे पर वह बस शालीन मुस्कान दे सका। तुम सही हो, बिल्कुल। वह मुस्कुराते हुए पास झुकी। और फिर तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है, काम में इतने काबिल हो, और लेले कितना प्यारा है। अगर तुम किसी को ढूंढना चाहो तो 1 सेकंड में सही इंसान मिल जाए। 1 सेकंड तो बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन उसकी सच्चाई ने उसे गर्माहट दी और उसने धन्यवाद कहा। अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं, उसने हाथ हिलाया। ओ, मेरे अल्फा का एक दोस्त है, तुम्हारी उम्र का, विर्गो, अच्छा लड़का। कुछ रिश्ते रहे हैं, लेकिन कभी शादी नहीं की, बच्चे भी नहीं। मिलना चाहोगे? आ शर्माओ मत। ओमेगा ने उत्साह से फोन निकाला। मैं ग्रुप बना देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्या लेले को आपत्ति है? या तुम हमेशा सिंगल रहना चाहते हो और कभी किसी और अल्फा को डेट नहीं करना चाहते? दोनों ही नहीं। लेले को आपत्ति नहीं थी और वह अल्फा को डेट करने के खिलाफ भी नहीं था। बस उसके पास एक खास पड़ोसी था जो रोज स्लीपओवर और परिवार में घुसने की कोशिश करता रहता था। ऐसी बात नहीं है तो फिर ट्राई करो। सच में जरूरत नहीं। लेकिन उसके पूरा करने से पहले ही उसने ग्रुप बना दिया। जब तुम ट्राई करने के खिलाफ नहीं हो तो देख ही लो, दोस्ती समझकर। कोई रास्ता न देख, गांव तूने बुदबुदाया। असल में मैं पहले से किसी को देख रहा हूं। सच में? वह तुरंत चौकन्नी हो गई। कैसा दिखता है? क्या करता है? फोटो दिखाओ। उसकी आवाज सुनकर कई नशे में धुत माता पिता इकट्ठा हो गए। हाँ, दिखाओ। देखें कि वह लेले का पेरेंट बनने लायक है या नहीं। मेरे पास कोई फोटो नहीं है, वो बिजनेस में है। गांव तू का चेहरा गर्म हो गया। उसने एक ड्रिंक उठाई। बियर निकली। उसने ध्यान नहीं दिया और ज्यादा लाल होते हुए झूठा सा विवरण दिया। वह बहुत साधारण है। शर्माओ मत, सब बोले। क्या वही है जो लेले को लेने आता है? बहुत हैंडसम है। हाँ, मैंने देखा है। चौड़े कंधे, लंबे पैर, मॉडल जैसा। हाँ, बड़ी प्रेजेंस है, कमाई भी अच्छी होगी। कुछ माता पिता माहिर सोशलाइजर थे। एक बार बात पकड़ ली तो छोड़ते नहीं थे। गैदरिंग हंसी मजाक में खत्म हुई, थोड़ा नशे में, लेकिन पूरी तरह नहीं। गांव तो को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उन तारीफों ने, उस बाहरी स्वीकृति ने उसे पहली बार सोचने पर मजबूर किया कि शायद शायद वह और शेन वेनालांग सच में थोड़े से एक दूसरे के लिए बने हैं। वह लड़खड़ाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकला और तुरंत कोने पर खड़ी शेन वेनालांग की कार देखी। कार से टिककर टैबलेट पकड़े शेन वेनलांग ने उसे देखते ही तेजी से कदम बढ़ाए। सिर्फ लंच में इतना वक्त क्यों लगा? गांव तो कहना चाहता था कि उसे बाहर इंतजार नहीं करना चाहिए था, घर जाना चाहिए था, या कम से कम कार में बैठना चाहिए था। कंट्रीवी की सर्दियां बेहद ठंडी थीं। शेन वेनलांग का शरीर ठंड से भरा था। उसके होंठ हल्के बैंगनी पड़ गए थे। चेहरा चिड़चिड़ा था, लेकिन उसे देखते ही आंखों में चमक आ गई। उसे डांटना नामुमकिन था। बहुत ठंड है, शेन वेनालांग बड़बड़ाया। बेकार मौसम, सर्दियों में हमेशा बादल, धूप का नाम निशान नहीं। उसने लाल हाथ दिखाए। उंगलियां जम गई हैं, टाइप भी नहीं कर पा रहा। गांव तो को शक हुआ कि वह जानबूझकर दयनीय बन रहा है, खासकर हर वाक्य के अंत में उस नाक भरी शिकायत के साथ। मियाँ ने एक अप्रूवल रसीद भेजी है, मेरे लिए भर दो। ऐसे शेन वेनालांग के सामने गांव तो कभी ना नहीं कह पाता था, लेकिन सहमति देने से पहले किसी ने पुकारा, लेले के पापा। वह मुड़ा। बीबीक्यू रेस्टोरेंट के कुछ माता पिता खड़े थे, अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ। आज बच्चे को लेने जा रहे हो या फिर पड़ोसी को ही छोड़ दोगे? उन्होंने गलत समझा कि वह हमेशा बच्चे को छोड़कर डेट पर चला जाता है और उसका नेक दिल पड़ोसी लेले को इधर उधर ले जाता है। उसे सफाई देने का मौका नहीं मिला।
कोई पहले ही हंसते हुए बोला, अगर नया रिश्ता है और डेट पर जाना है तो हम लेले को ले आएंगे। जरूरत नहीं। शेन वेनलांग का चेहरा आसमान से भी ज्यादा अंधेरा हो गया। हम खुद उसे लेने जाएंगे। ओहो जिम्मेदार। वे हंसे। तो बढ़िया, स्कूल के बाद मिलते हैं। कार का हीटर आरामदेह था, ड्राइव स्मूथ थी, लेकिन शेन वेनलांग शिकायत करता रहा। पहले ठंड, 15 मिनट बाद गर्म। एसी इतना तेज क्यों है? ऊर्जा बचाने का नाम सुना है या मुझे भून डालना चाहते हो? उफ, गाड़ी चलानी भी आती है, इतनी धीमी क्यों है? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं चला लूं? बेचारा ड्राइवर पसीने से तर था। गांव तो की शांति और अपने बॉस की झुंझलाहट के बीच फंसा हुआ। आखिरकार वे घर पहुंच गए। दरवाजा बंद होते ही शेन वेनलांग फट पड़ा, गुस्से में, लेकिन गांव तू पर निकालने की हिम्मत के बिना। वह इधर उधर टहलता रहा। वह आदमी कौन है जिसे तुम देख रहे हो? गांव तूने आह भरी, समझ नहीं आया कहां से शुरू करे। उसी पल उसका फोन बजा। उस बहाने के लिए शुक्रगुजार उसने फोन खोल लिया। मुझे किसी जरूरी चीज का जवाब देना है। कौन? शेन वेनलांग ऐसे बोला जैसे दुश्मनों की फौज सामने हो। मुझसे ज्यादा जरूरी कौन है? उसका जेंटलमैन वाला नकाब पूरी तरह उतर गया। वो झुककर झांकने भी लगा। गांव तू के पास छुपाने को कुछ नहीं था? उसने वीचाइट खोला। सहकर्मी द्वारा बनाया गया ग्रुप सामने आ गया। ग्रुप नाम, 1000 मील दूर से तय मुलाकात पिंको। आओ हाय कहो। एट किम किम, ये किम है। एट टूटू, ये गांव तू है जिसके बारे में बताया था। किम किम, हाँ हाँ, जोड़ने के लिए शुक्रिया पिंको। एट टूटू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके बारे में बहुत सुना है, कभी साथ में खाना खाते हैं। आपदा, पूरी की पूरी आपदा। उसके पास बैठा अल्फा तेजी से सांस लेने लगा। गांव तू की खोपड़ी झंझना उठी। वह ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि शेन वेनलांग को चोट पहुंचे या कोई गलत फहमी बने। उसने खुद को संभाला। यह एक गलत फहमी है। मेरी सहकर्मी ने गलत समझकर ग्रुप बना दिया। मैं, वह तुम्हें किसी से मिलवा रही है? शेन वेनलांग हुआ योंग से किसी हिटमैन को बुलाने ही वाला था। नहीं, हिटमैन की जरूरत नहीं थी, वह खुद कर सकता था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा। शेन वेनलांग बुरी तरह टूट रहा था। वो पहले ही जानता था कि वह गलत है। वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? क्यों गांव तो उसे माफ नहीं करता? उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? उसे इतनी नफरत क्यों करता है? वह क्या करे कि गांव तो फिर से उसके पास आ जाए? क्या करे कि गांव तो किसी और के साथ न चला जाए? सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। गांव तो किसी और को डेट करेगा, उस किम के साथ उड़ जाएगा, और शेन वेनलांग के पास उसे रोकने का कोई हक, कोई हैसियत नहीं। वह बस दुनिया का सबसे अच्छा पड़ोसी था, जिसे कभी कभी बच्चे को लेने छोड़ने दिया जाता था। खत्म, सब खत्म। ये सोचकर कि गांव तो सबके आशीर्वाद के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा, शेन वेनलांग को इतना गहरा दुख हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। उसका चेहरा डरावना था, गुस्से से नहीं, बल्कि जैसे वह सचमुच दिल टूटने और भ्रम से मर ही जाएगा। शेन वेनलांग, शांत हो जाओ। पहले मेरी बात सुनो। गांव तो ने उसकी पीठ थपथप जैसे बच्चे को शांत करते हैं। ये गलत फहमी है। मैंने किसी बात के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने तुम्हें ग्रुप में जोड़ दिया है। शेन वेनलांग गुस्से से कांप रहा था। 1000 कटु शब्द गले में अटके थे, जिन्हें वह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लगभग रोते हुए उसने बस इतना कहा, कोई तुम्हें डेट के लिए मिलवाए और तुम बस मान लो। तुम हर बात में इतनी आसानी से कैसे मान जाते हो? और उसी पल गांव तू को अचानक एहसास हुआ, शेन वेनलांग सच में बदल गया था। अब भी तीखी जुबान, अब भी गुस्सैल, अब भी ड्राइवर पर चिल्लाने वाला, लेकिन साथ ही डरपोक। वह इतना गुस्से में था कि मर सकता था, फिर भी गांव तू पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे भेड़िया जो पालतू कुत्ता बन गया हो, दांत दिखाता है लेकिन काटता नहीं, बस मालिक की पैंट का किनारा पकड़कर बेबसी से खींचता है, कांपता हुआ। थोड़ा सा दयनीय, लेकिन बहुत प्यारा। इतना कि किसी का मन करे उसे और चिढ़ाने का, उसे चौंकते हुए बड़ी बड़ी आंखों के साथ बेवकूफ सा देखना। लेकिन शेन वेनलांग को इनमें से कुछ पता नहीं था। वह लगातार बोलता रहा, तुमने हाँ नहीं कहा, लेकिन मना भी नहीं किया। गांव तू, तुमने कभी मुझे माफ करने के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने कभी। शेन वेनलांग, गांव तू ने उसे रोका। मैं किसी और को डेट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैंने मना किया था, यह साफ कहा था। लेकिन तुम। शेन वेनलांग, गांव तू ने फिर टोका, हिम्मत बटोरते हुए। क्या हम शादी कर लें? शेन वेनलांग जैसे पत्थर हो गया। कुछ सेकंड बाद वह धीरे धीरे करीब आया। उसमें थोड़ी जान लौटी। फिर अचानक उसे गांव तू की सांस में शराब की गंध आई। उसका उजला होता चेहरा फिर अंधेरा पड़ गया। गांव तू, क्या तुम नशे में हो? गांव तू निशब्द रह गया। वह आगे बढ़ा।
शेन वैनलांग की गर्दन में बाहें डाल दी, उसे खुद सूंघने दिया। हाँ, मैं नशे में हूं। ये सब नशे की बातें हैं। शेन वैनलांग के टूटने से पहले उसने धीरे से जोड़ा। तो शेन वैनलांग, क्या तुम इसे गंभीरता से लोगे? शेन वैनलांग फिर जमसा गया। लेकिन गांव तू के बेचैन होने से पहले ही शेन वैनलांग की आवाज लौटी, आंसुओं से भरी। वह चिल्लाया, हाँ। गांव तू ने उसकी भीगी आंखों के कोने चूमे और नर्म आवाज में कहा, ठीक है, मानने के लिए धन्यवाद। रो मत। अब से मैं मियाँ के ईमेल्स का जवाब दिया करूंगा।